नमस्कार बच्चों, आप सहस्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग दर्शन शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए पाश्चात्य दर्शन पर चर्चा करेंगे। पाश्चात्य दर्शन में शुरुआती पाठ जो महान विद्वान दो प्लेटो और अरस्तु के बारे में वर्णन करेंगे। प्लेटो क्या कहता है, अरस्तु क्या कहता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्लेटो और अरस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले प्लेटो के बारे में बात करते हैं। प्लेटो जिनके गुरु का नाम क्या है? प्लेटो जिनके गुरु का नाम सुकरात, और प्लेटो का शिष्य का नाम अरस्तु, अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर, अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। प्लेटो ने अपनी पुस्तक एथिक्स, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, इनके चेला जो है अरस्तु, उनका एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है। इनकी पुस्तक का नाम है केवल क्या है जाता है, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दी रिपब्लिक इनकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो अपन देखते हैं प्लेटो की पुस्तक है। प्लेटो ने दी रिपब्लिक में सामाजिक संस्था, किस प्रकार समाज का गठन होगा और किस प्रकार राजनीतिक गठन होगा, ये जो पुस्तक है राजनीति और समाज की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया। उन्होंने सुकरात के जो न्याय सिद्धांत है उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने वर्णन किया। तो हमको थोड़ा सा जानना है प्लेटो कौन। तो इनका प्लेटो जन्म इनका एथेंस आपको मालूम है, एथेंस ग्रीस, आपका ग्रीस में पड़ेगा। ग्रीस का एक देश है एथेंस, जहां पर वो इसका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम बात की तो सुकरात, आपको मालूम है इनके गुरु का नाम सुकरात, और इनकी पुस्तक का नाम दी रिपब्लिक। इनकी पुस्तक का नाम दी रिपब्लिक। प्लेटो सद्गुणवाद, सद्गुण क्या है? ऐसा लगता है कि इन लोग भारतीय धर्म से, भारतीय दर्शन से काफी प्रभावित थे। आप गीता दर्शन में जो हमने कहा है कि गीता दर्शन में जैसे हमने कहा, और भी हम लोग हमारा जो दर्शन है भारतीय दर्शन है, जिसमें हमने चार कल्पना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखेंगे हमने देखा था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चतुर्वर्ण का उल्लेख हमने ऋग्वेद में ही पाया था। और इसके बाद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। धर्म के अनुसार जो जिस वर्ण में जन्मा हो उसको उस वर्ण का अपना धर्म निभाना चाहिए। ब्राह्मण शिक्षा देता है, हमने देखा था ब्राह्मण शिक्षक है, वो शिक्षा देता था, शिक्षा ज्ञान देने का काम करना चाहिए। क्षत्रिय रक्षा करता है, रक्षा का काम करना चाहिए। और वैश्य जो होता है, वैश्य की बात किया जाए तो वैश्य की बात किया जाए तो वैश्य क्या है? तो वैश्य की बात करूं तो ये उदर माने उदर से संबंधित है। और ये क्या करना चाहिए? इनको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। और शूद्र क्या है? ये सेवा काम करना चाहिए। संसार में भी चार चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इनकी बात करूं, प्लेटो की बात करूं, तो प्लेटो भी मैं देखता हूं ठीक इसी प्रकार के देखता हूं कि इसी प्रकार का गुण, मैंने मनुष्यों को तीन भागों में बांट दिया। हमने चार भागों में बांटा था, इन्होंने मनुष्यों के कितने भागों में बांटा? तो इसके मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है उनको चार भागों में बांट दिया, और तीन भागों में बांट दिया, और तीन भागों में बांटकर इन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की। यही इनका सद्गुण है, यही इनका सद्गुण का सिद्धांत है। अर्थात प्लेटो के न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति को सदैव प्रकृति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। जैसी आपकी प्रकृति है उस हिसाब से आप आचरण कीजिए। कौन कहता है? ये प्लेटो कहता है। प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करके अभाव में असंतुलन पैदा होता है, इसलिए व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिस कार्य को गुण उसमें विद्यमान है। अब छोटा सा मैं इनके सिद्धांत को लेते हुए चलता हूं। यहां पर उदाहरण के लिए मैं सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये कह सही रहा है। अगर एक व्यक्ति को घूमने का शौक है, वो बैठ नहीं सकता एक जगह, प्रकृति के अनुकूल है, उसको लाइब्रेरियन बना दी जाए तो कहां तक बैठेगा भाई? और जो है उसको अगर उसको LIC का काम सौंप दिया जाए, उसको एजेंट का काम सौंप दिया जाए, जिसमें घूमना भी हो और पैसा हो, एक नंबर का एजेंट बन जाएगा। और जिस आदमी को घूमने का शौक नहीं है, वो केवल पुस्तक पढ़ना चाहता, उसको लाइब्रेरियन बना दो, वो एक नंबर का लाइब्रेरियन बनेगा। अब उसको मैं LIC का काम सौंप दूं, सेल्स का काम सौंप दूं तो खाक कर पाएगा? वो फेल हो जाएगा। यही चीज कहता प्लेटो, कहता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार भूमिका निभानी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, मेरा दर्शन भारतीय दर्शन कहता है कि व्यक्ति की प्रकृति सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसकी जिसमें प्रधानता हो उस हिसाब से कर्मों के अनुसार ये वर्ण बटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय पुस्तक जरूर प्रभावित है और भारतीय पुस्तकों से यह अपना सिद्धांत दे रहे हैं। प्लेटो की बात किया जाए तो प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो के
में हम चले तो प्लेटो कहता है तीन वर्ग उन्होंने कल्पना की। प्लेटो ने तीन वर्णों की कल्पना की, और तीन वर्ण कौन कौन से? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। उन्होंने तीन वर्गों की कल्पना की, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। कहता है इनके गुण भी अलग अलग है। उत्पादक की सत्ता क्या है, इनके गुण की सत्ता क्या होती है? उत्पादक वर्ग में माने व्यापारी वर्ग में इच्छा के अधीन होते हैं, इनमें इच्छा की सत्ता होती है। इच्छा क्या है? इच्छा बड़े होने की, व्यापार कमाने की, पैसा कमाने की, ठीक है, ये इच्छा, ये इनकी सत्ता होती है। तो इनको बोलते हैं संयम, और इनका सबसे बड़ा गुण, सद्गुण क्या है? संयम। एक बिजनेसमैन को संयम होना ही चाहिए। अगर जो बिजनेसमैन अगर घाटा हुआ तो भी संयम रखो, ठीक है, फायदा हुआ तो इतना ज्यादा उचको मत। यहां पर एक मेन गुण होता है कि इसका बिजनेसमैन का, इसमें संयम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और संयम नहीं रहेगा तो गड़बड़ होगा। तो आप कहते हैं कि भाई संयम, इस गुण का माने उत्पादक वर्ग को इस गुण का अपने में क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सैनिक वर्ग होता है। सैनिक वर्ग में भावना की सत्ता होती है, मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा, वो कर दूंगा। ये जो होता है क्रोध, जो सबसे बड़ी बात क्रोध, ये इनमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। इनमें साहस होता है, क्रोध होता है, ठीक है, यहाँ पर जज्बात होता है। तो भाई ये भर के, और इन सैनिक वर्गों को, इन्हीं गुणों को क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। अपने में इन्हीं गुणों को विकास करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कर। और दूसरा होता है शासक वर्ग, और शासक वर्ग के अंतर्गत बुद्धि की सत्ता आती है। बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं। यद्यपि हमने शासक वर्ग में हमने ब्राह्मण को रखा था और क्षत्रियों को रखा था, दो वर्ग बना दिए थे, और इसने केवल एक वर्ग बनाया, वो है शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि की सत्ता होती है। और ये विवेक, इसका सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? और विवेक। और ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए प्रत्येक को अपने गुणों का विकास करना चाहिए, और एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति द्वारा अपने गुणों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना, वो न्याय कहलाते। यही जो है, ये क्या है? न्याय कहलाता है कि व्यक्ति को अपने गुणों को पहचानो, अपने गुणों को, और उसी के अनुसार चलो, उसी के सिद्धांत दो, तो वो न्याय कहलाया जाएगा। यद्यपि बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। अरे यार, अगर हम ये मान लेते हैं, आलोचना में ये मान लेते हैं, जिसमें कार्ल पोपर मेन है, कार्ल पोपर कहता है अगर बुद्धि की सत्ता को इंपॉर्टेंट मान लिया जाए, शासक वर्ग जो होगा, मतलब शासक वर्ग जो भी करते हैं वो सही कर रहे हैं, सही निर्णय है। और ये बहुत सारे विद्वान ये भी आलोचना करते हैं इसके कि यह अलोकतांत्रिक पद्धति है। इस प्रकार का लोकतंत्र बन ही नहीं पाएगा। मेरे को शासक बनना तो शासक नहीं बन पाऊंगा, सैनिक बनना तो सैनिक बन नहीं पाऊंगा, उत्पादक बनना तो एक दूसरे पर वो नहीं हो पाएगा, ये गुणों का विकास। लेकिन फिर भी अगर मेरी मानना है तो ये सही सिद्धांत है कि भाई व्यक्ति ये तो नहीं कहा इस सिद्धांत में कि आप इस सत्ता से इस सत्ता में नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन यह है कि प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को अपने गुणों को पहचान लेना चाहिए। इस सद्गुण ये कहता है, और जिस सद्गुण का, जिसमें जो गुण हो उसका अपना विकास करे। इसमें यह नहीं कहा भारतीय पद्धति के अनुसार ब्राह्मण से आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बन सकते, वो कब का लोप हो गया। ये तो ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से करूंगा तो इस सुंदर सा एक सद्गुण का इन्होंने प्लेटो ने दिया था सिद्धांत। इनके शिष्य के बारे में बात कर लेते हैं। इनका शिष्य अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इनके पुस्तक का नाम एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है। और अरस्तु में कारणता का सिद्धांत दिया। साहित्य के कारणता का सिद्धांत सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन के सत्कारवाद और असत्कारवाद से प्रभावित है। साहित्य में बोला, हमने पहले पढ़ा चुका, अगर नहीं देखा मेरे वीडियो तो आप भारतीय दर्शन देख सकते हो। भारतीय दर्शन में जैसे मैंने कार्यकरण सिद्धांत को दिया था, जिसमें न्याय दर्शन में सत्कारवाद बोलता है, और इसमें सांख्य दर्शन में जो सांख्य दर्शन में बात किया जाए तो इसको असत्कारवाद, सत्कारवाद और असत्कारवाद के आधार पर इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। ये दोनों का दोनों क्या है? कार्यकरण सिद्धांत है। कार्यकरण सिद्धांत है असत्कारवाद न्याय दर्शन में, और सांख्य दर्शन में सत्कारवाद। ये दोनों चीजों में कार्यकरण सिद्धांत, और शायद तक अरस्तु भी इन्हीं कार्यकरण सिद्धांत में उलझा है, और इन्हीं भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर ऐसे ही कार्यकरण सिद्धांत देने की कोशिश की है। यह भी कहता है कारण प्रत्येक, यहां पर जो भी चीज हो रही है विश्व में, जो भी घटना हो रही है, उसमें दो कारण विशेष करके, भौतिक कारण मिट्टी, और यह होगा प्रयोजन मूलक कारण यहां पर मटका। ये भौतिक मटका क्या है? मटका किससे बना? मटका मिट्टी से बना। अगर मिट्टी माने मटका पहले से किसमें विद्यमान था? ये भी कहता मिट्टी में विद्यमान था। मिट्टी में विद्यमान था। भाई मिट्टी से दूध निकाल कर दिखा दो, ये तो नहीं बोला, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन, मिट्टी से दूध निकाल के दिखा दो, मिट्टी से दही निकाल के दिखा दो, मिट्टी से घी निकाल के दिखा दो, मिट्टी से कुर्सी टेबल मोबाइल निकाल के, जो है नहीं तो कहां से निकालोगे? समझ में आ रहा है? और जो है वही निकालोगे। मटका पहले से विद्यमान था और मटका निकल पाया, घर पहले से विद्यमान था, घर निकल पाया।
लोटा पहले से विद्यमान था, लोटा निकल, ईंट पहले से विद्यमान था, ईंट निकल पाएगा। तो जो जो वस्तु इसके अंतर का विद्यमान है वही निकलेगी ना, दूसरा चीज कहां निकलेगी। तो ये भी यही कहता है करंथा, अरस्तु भी यही कहता है। अरस्तु भी यही कहता है कि मटका जो है ये प्रयोजन मूलक है, मेरा प्रयोजन मूलक कारण है, और इसका मेन जो वो है कारण किससे पैदा हुआ, तो ये हुआ भौतिक कारण। मैं अगर भारतीय दर्शन को थोड़ा सा इसमें लूं तो ये अव्यक्त कारण है। अव्यक्त कारण सांख्य कहता है, ये अव्यक्त कारण, मटका बन गया ये व्यक्त है, ये व्यक्त कारण। अव्यक्त क्या हुआ, अपने आप को मटका में व्यक्त करता। ठीक उसी प्रकार अरस्तु ने इस सिद्धांत को देने की कोशिश की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग इसके सिद्धांत को। और ये सिद्धांत में हम यहां पाते हैं, इसने कहा, अरस्तु ने अनुसार प्रत्येक वस्तु घटना के 4 कारण, इन्होंने 4 कारण बताए। पहला उत्पादन कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण और स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। वो उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण, इन्होंने 4 कारण इन्होंने बताए। उपादान कारण, कार्य का निर्माण किससे हुआ, अर्थात मिट्टी। किससे निर्माण हुआ, तो मिट्टी से हुआ। दही किससे बना, दूध से बना। ठीक है, कुर्सी टेबल किससे बना, तो प्लास्टिक से बना। तो उसका इसी प्रकार का, जैसे मैंने मिट्टी को बोला, उपादान कारण जो होता जिससे उसका निर्माण हुआ वो उसको उपादान कारण हो जाएगा। फिर निमित्त कारण, किसने यह निर्माण किया, मतलब निर्माण करने वाला कोई तो होगा। कुम्हार के दिमाग की उपज थी, कुम्हार के दिमाग की उपज थी, ये कुम्हार ने इसका निर्माण किया, तो कुम्हार निर्माण करने वाला हो गया, माने कौन सा कारक होगा, निमित्त कारण हो गया। जहां स्वरूप कारण, इसके बाद स्वरूप आएगा। स्वरूप दिया तो किसने दिया, वो भी कुम्हार देता है, स्वरूप देता है। यह कार्य क्या है, कुम्हार की सोच पर दीपा तो घड़े की आकृति ले लेता है। चाहे तो घड़ा वो ऐसे बना सकता था, चाहे तो घड़ा वो ऐसे करके बना सकता था, माने वो जैसा भी आकार दे देगा। ये लक्ष्य क्या है, अब लक्ष्य के अनुसार वो पानी रखना लक्ष्य होगा। सर पानी रखेंगे घड़ा में तो पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा, किस प्रकार अंदर रहेगा, उस ढंग से हम बनाएंगे। तो ये होगा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता। उदाहरण मटका, माने पानी भरना है, मेरे को लक्ष्य है तो मटका उठा उदाहरण बनाया जाता है। तो कुल मिला के मैंने कहा 4 कारण आपने बताया, उत्पादन कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। बाद में उसने 2 कारण ही दिए, बाकी को समेट दिया या मिला दिया। उसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो हम पाते हैं इसमें इन्होंने 2 कारण में इसको ड्रिल कर दिया। उन्होंने इसमें जिसमें मेन बताया उपादान कारण और स्वरूप कारण। इसने 2 कारण में कर दिया, उपादान कारण और स्वरूप कारण। उपादान का निमित्त कारण और लक्ष्य कारण, उन्होंने निमित्त कारण और लक्ष्य कारण को समेट दिया यहां पर चीजों में। तो हम यहां पर देखते हैं 2 मौलिक कारण उन्होंने बताए थे, उपादान कारण और स्वरूप कारण। और उपादान कारण के अंतर्गत है निमित्त कारण और क्या दे दिया, लक्ष्य कारण को समेट दिया। इस प्रकार ये अरस्तु का कारणता का सिद्धांत मैंने प्रतिपादित किया। आशा करता हूं यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।